हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। यूट्यूब के माध्यम से हम जिस मनोविज्ञान के जिस टॉपिक को कवर कर रहे थे उसमें हमारे क्या चल रहे थे, अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांतों में हमने व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़े थे और संज्ञानवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांतों में किस किस का सिद्धांत पढ़ना था? थॉर्नडाइक, इवॉन पी पावलाव और बी एफ स्किनर, सी एल हल। और संज्ञानवादी सिद्धांत थे वो कौन कौन से थे? गेस्टाल्टवादी, कर्ट लेविन, कोफका और कोहलर। ये किससे संबंधित थे? संज्ञानवादी से। और व्यवहारवादी से कौन कौन संबंधित थे? थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत बताया था? हाँ, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। अगर हम पावलाव की बात करें तो कौन सा सिद्धांत इन्होंने दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। बी एफ स्किनर का कौन सा सिद्धांत था? हाँ, क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत। और सी एल हल का कौन सा सिद्धांत था? पुनर्बलन। ये व्यवहारवादियों के सिद्धांत में जो मूल तत्व मैंने 4 बताए थे वो कौन कौन से थे? पुनर्बलन, अनुक्रिया, हाँ, उद्दीपक और अवप्रेरणा। जो संज्ञानवादियों के सिद्धांत हैं इनमें कितने तत्व बताए थे? 5। कौन कौन से? संवेदना, बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, संज्ञान और समस्या। इन पे हमें डिस्कस करना है। जिनमें हमने पढ़ा था जो व्यवहारवादी हैं उनमें पहला सिद्धांत जो हमें देखना है वो किसका देखना है? थॉर्नडाइक का। किसका देखना है? थॉर्नडाइक। अब देखो इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या जानकारी हमें रखनी है। थॉर्नडाइक ये कहाँ का मनोवैज्ञानिक है? थॉर्नडाइक कहाँ का है? ये अमेरिका का। कहाँ का है? अमेरिका का। इसने अपना सिद्धांत कब दिया? 1913 में। इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों की अगर हम बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए शिक्षा मनोविज्ञान का जनक या शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक। शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक, शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को। दूसरी अगर हम बात करें तो पशु मनोविज्ञान का जनक भी किसको कहा जाता है? पशु मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को। अगर हम बात करें भाई साहब ने कौन कौन सी बुक लिखी तो इनकी जो किताबें हैं 2 किताबें आपको ध्यान रखनी है। एक कब लिखी? 1900, हाँ, कब लिखी? इन्होंने 2 किताबें लिखी, कब लिखी बताओ? थॉर्नडाइक ने 2 किताबें लिखी, कब लिखी? एक 1898 और दूसरी 1903 में। कब लिखी? 1898 और एक दूसरी बुक जो लिखी है वो 1903 में लिखी। 1898 जो बुक इन्होंने लिखी उस बुक का नाम क्या था? एनिमल इंटेलिजेंसी। क्या था? एनिमल इंटेलिजेंसी। दूसरी बुक कब लिखी? 1903 में। और इस दूसरी बुक का नाम क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। दूसरी बुक का नाम क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। 2 किताबें हैं। फिर एक बार सुन लो, थॉर्नडाइक कहाँ का निवासी है? अमेरिका का। ये जो थॉर्नडाइक का हम जो सिद्धांत पढ़ेंगे ये सिद्धांत इसने कब दिया? 1913 में। शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को। पशु मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को। इन्होंने जो बुकें लिखी, बुक कब लिखी? 1898 में। कौन सी? इंटेलिजेंस। कौन सी लिखी है? एनिमल इंटेलिजेंसी। दूसरी बुक 1903 में लिखी, क्या नाम है? शिक्षा मनोविज्ञान। अगर हम बात करें ये जो थॉर्नडाइक है इसने प्रयोग किस किस पर किए हैं तो प्रयोग में आप किस किस को बताओगे? प्रयोग किस किस पर किए हैं? तो बिल्ली है, चूहा है, खरगोश है, चूजा। बिल्ली,
किस किस पर किया है? बिल्ली पर और चूहा पर और खरगोश पर और किस पर किया? चूजा। ये चूजा क्या होता है? एक तो चूहा और एक चूजा। ये चूजा क्या है? मुर्गी का बच्चा। चूजा किसको कहा जाता है? मुर्गी का बच्चा। चूहा अलग है, चूजा अलग है। खरगोश और बिल्ली आप जानते ही हो। बात क्लियर हो गई? इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, चलो प्रयोग किस किस पर किया? बिल्ली, चूहा, खरगोश और चूजा पर। इन्होंने जो थ्योरी दी, जो सिद्धांत दिया, तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? सिद्धांत कौन सा दिया? अरे सिद्धांत बता दो। हाँ, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। कौन सा था? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इस उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? SR थ्योरी। SR थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, या बोले तो उद्दीपक को स्टिमुलस और अनुक्रिया को रेस्पॉन्स। तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत या फिर SR थ्योरी किसकी है? थॉर्नडाइक की। अगर इसमें देखें, इस सिद्धांत में इन्होंने कुछ नियम दिए। हाँ, कुछ सीखने के नियम दिए, और सीखने के नियम जो भाई साहब ने दिए वो कितने दिए थे? सीखने के नियम। सीखने के नियम कितने दिए हैं? सीखने के नियम अगर मुख्यतः पूछे जाएं, हाँ, सीखने के नियम मुख्यतः कितने प्रकार के दिए हैं? मुख्यतः सीखने के नियम मुख्यतः कितने प्रकार के दिए हैं? तो कितने प्रकार बताने हैं हमें? 2 प्रकार बताने हैं। कितने प्रकार बताने हैं? 2। ये 2 कौन कौन से दिए हैं? इनमें एक तो मुख्य नियम है, मुख्य नियम, और दूसरे कौन से हैं? गौड़ नियम। गौड़ नियम। अगर हम मुख्य नियम की बात करें तो मुख्य नियम कितने दिए? 3। मुख्य नियम कितने दिए? 3। गौड़ नियम कितने दिए? 5। कुल नियम कितने दिए इन्होंने? 8। सीखने के नियम सर्वप्रथम किसने दिए? अगर क्वेश्चन पूछा जाए सीखने के लिए सबसे पहले किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक ने जो दिए उसमें मुख्य नियम कितने बताए इन्होंने? 3। गौड़ नियम कितने बताए? 5। ये जो 3 नियम हैं ये कौन कौन से हैं? मुख्य नियम सीखने के जो 3 हैं, ये 3 नियम कौन कौन से हैं? एक तो अभ्यास का नियम। कौन कौन सा? अभ्यास का नियम। दूसरा कौन सा है? प्रभाव का नियम। दूसरा प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। और तीसरा कौन सा है? तत्परता का नियम। तीसरा नियम कौन सा है? तत्परता का नियम। इन्होंने ये नियम, आप ध्यान रखना, डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि मुख्य नियम कौन सा है या गौड़ नियम कौन सा है, तो इनको एक तरीके से आपको याद रखना है और बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर मैं बात करूं गौड़ नियम जो दिए हैं, ये गौड़ नियम कौन कौन से दिए? ये कितने हैं? 5। और ये 5 कौन कौन से नियम हैं? पहला नियम कौन सा है? बहुक्रिया का नियम। पहला नियम बहुक्रिया का नियम। बहुक्रिया का नियम। दूसरा कौन सा है? आंशिक क्रिया का नियम। दूसरा कौन सा है? आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। तीसरा कौन सा है? मनोवृत्ति का नियम। तीसरा कौन सा है? मनोवृत्ति का नियम। चौथा कौन सा है? सादृश्यता का नियम या आत्मीकरण का। सादृश्यता लिख लो या आत्मीकरण लिख लो। आत्मीकरण का नियम, आत्मीकरण या सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम। पांचवा कौन सा है? पांचवा कौन सा है? साहचर्य का नियम।
5वां कौन सा है? साहचर्य का नियम। एक एक करके इनको देख लें। देखो, इसमें सबसे पहले हम बात करें मुख्य नियमों की। मुख्य नियम कितने हैं? 3। और इस मुख्य नियम में पहला नियम अपना कौन सा है? अभ्यास का नियम। पहला नियम कौन सा है? अभ्यास का नियम। इस अभ्यास के नियम में क्या है बताओ? इस अभ्यास के नियम को और किस नाम से जानते हैं? अभ्यास के नियम को हम परिश्रम का नियम भी कहते हैं। अभ्यास के नियम को परिश्रम का नियम, इसी को हम मेहनत का नियम भी कहते हैं। मेहनत का नियम। और ये नियम कहता क्या है? अभ्यास का नियम या फिर परिश्रम का नियम या फिर मेहनत का नियम, ये नियम कहता क्या है? हाँ, ये नियम ये कहता है जब कोई व्यक्ति उद्दीपक के प्रति बार बार अनुक्रिया करता है तो अनुबंधन मजबूत होता है। कौन सी बात कह रहा है? इस नियम के अनुसार अगर कोई अनुक्रिया करता है, अनुक्रिया करता और एक अपना क्या है? उद्दीपक। उद्दीपक है और अनुक्रिया करता है। अब देखो, ये R है और ये क्या है? S। अब ये अनुक्रिया इस उद्दीपक के प्रति बार बार अनुक्रिया करेगा। जब बार बार अनुक्रिया करेगा या इस अनुक्रिया का अभ्यास करेगा या जो समस्या आई है उससे निपटने के लिए बार बार परिश्रम करेगा या मेहनत करेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच क्या बनेगा? अनुबंधन। क्या बनेगा? अनुबंधन। और जब अनुबंधन जो बनेगा, इस अनुबंधन के बनते ही क्या होगा? अधिगम। यानी जो चीज़ है उसको हम सीख जाएंगे। ये किसके नियम दे रहा है? सीखने के नियम। अब किस तरीके से सीखेंगे? तो अभ्यास के नियम में ये कह रहा है कि जिस विषय वस्तु का हम जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही अनुबंधन मजबूत होगा और जितना अधिक अनुबंधन होगा उतना ही अधिक अधिगम होगा। अगर अनुबंधन नहीं होगा तो अधिगम नहीं होगा। ये कौन बता रहा है? थॉर्नडाइक। किस नियम के अनुसार? जो थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम 3 दिए हैं उनमें पहले हम किसकी बात कर रहे थे? अभ्यास के नियम। अब देखो, इसमें एक दो बात लिखना चाहूँ तो और लिख लो, समझ में तो आ ही गया होगा। हाँ, देखो, इसके जो फैक्ट हैं वो लिखवा दे रहा हूँ मैं। पहला पॉइंट, यह नियम रटने की प्रवृत्ति को, यह नियम रटने की प्रवृत्ति को जन्म देता है। यानी कि बार बार अभ्यास करना क्या है? एक तरह का क्या हो जाएगा? रटना। ठीक है। यह नियम पुनरावृत्ति व दोहराव को महत्व देता है। यह नियम पुनरावृत्ति व दोहराव को महत्व देता है। ये रटने की प्रवृत्ति पर कौन सा नियम बल देता है? अभ्यास का नियम। ठीक। अभ्यास के द्वारा या अभ्यास का नियम बालक में, एक बात और लिख लो, अभ्यास का नियम बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास करता है। अभ्यास का नियम बालकों में विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास करता है। एक बात इम्पोर्टेंट करके लिख लो, इस नियम का जो निचोड़ है वो मैं लिख दे रहा हूँ। अभ्यास का नियम किसके लिए उपयोगी रहता है भाई साहब? अभ्यास का नियम छोटे बच्चे, मंदबुद्धि
या प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये किसके लिए उपयोगी है? तो अभ्यास का नियम अगर उपयोगिता पूछी जाए तो किसके लिए? छोटे बच्चे, मंदबुद्धि बालक या प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अरे बात समझ में आ गई इस नियम में? अभ्यास का मतलब क्या है कि अगर कोई परेशानी आई, कोई दिक्कत आई, तो हम क्या करेंगे? अनुक्रिया के माध्यम से उद्दीपक को बार बार प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और बार बार जो अनुक्रिया की जाएगी उद्दीपक के प्रति, वही क्या होगा? अभ्यास का नियम होगा। और ऐसा करने से क्या होगा? अनुबंधन होगा तो क्या होगा? अधिगम होगा। अरे बात क्लियर हो गई? अब देखो, ये जो थॉर्नडाइक ये जो बात कर रहे थे कि अभ्यास हम करें, परिश्रम हम करें, मेहनत हम करें, तो क्या होगा? कि अधिगम होगा, हम किसी चीज़ को सीख जाएंगे। लेकिन होगा क्या? 1930 में ये जो भाई साहब हैं अपनी भाषा से, अपने नियम से पलट जाएंगे और ये कहेंगे कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बार बार अभ्यास करने से अधिगम हो। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमने बार बार अभ्यास किया, बार बार पुनरावृत्ति की, बार बार परिश्रम किया तो अधिगम होगा। 1930 में इन्होंने क्या कर दिया? इस कॉन्सेप्ट को ठुकरा दिया। 1930 में थॉर्नडाइक ने इस नियम में परिवर्तन कर दिया। और परिवर्तन भाई साहब क्या किया? परिवर्तन किया और कहा ऐसा जरूरी नहीं है कि बार बार अभ्यास करने से अनुबंधन मजबूत हो। यानी कि ये कह रहे हैं कि इसमें नियम में परिवर्तन करके इन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि बार बार हम अभ्यास करें तो अनुबंधन मजबूत हो, अर्थात अधिगम हो। अब इन्होंने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया। वो एग्जाम्पल क्या दिया कि जैसे हम देखते हैं एक बच्चा होता है या हम और आप ही हैं, जब स्कूल जाते हैं और स्कूल में प्रत्येक दिन हम जाके प्रार्थना करते हैं, और जो बच्चे जाके प्रार्थना करते हैं उनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 2-4 साल तक लगातार पढ़ते हैं लेकिन उन्हें कभी प्रार्थना याद नहीं होती। कुछ ऐसे होते हैं जो महीने, 2 महीने, 4 महीने के लिए स्कूल में आए और उन्हें 1-2 बार में प्रार्थना याद हो जाती है। तो अब ये वही बताना चाह रहे हैं कि हम बार बार अभ्यास करते हैं तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अधिगम हो ही, अनुबंधन हो ही। और इन्होंने इस नियम से ये पलट गए और 1930 में आके इन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और जैसे ये पलटे तो इन्होंने यहाँ 2 उपनियम और दे दिए, किसके? अभ्यास के नियम के। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि अभ्यास के नियम को 2 भागों में बांट दिया। अब इन्होंने 2 भागों में जो बांटा वो कौन कौन से हैं? इन्होंने कहा ये जो 2 भाग हैं, इन्होंने पहला जो इसका भाग बताया वो उपयोग का नियम। किसका नियम बता दिया? उपयोग का नियम। और दूसरा इन्होंने क्या बता दिया? अनुपयोग का नियम। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं इन नियमों के अनुसार? ये उपयोग का नियम इसलिए बता रहे हैं कि जो अनुक्रिया करता है, जिस उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया कर रहा है, जो प्रेयर चल रही है, वो अगर उसके जीवन में उपयोगी है तो उसे अधिगम होगा, और वो चीज़ उसके जीवन में अनुपयोगी है या उस चीज़ का कोई महत्व नहीं है तो उसे अधिगम नहीं होगा, अनुबंधन नहीं होगा। जिसको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए उपयोगी है वो अभ्यास करेगा तो उसे अनुबंधन होगा। किसी को लगता है ये चीज़ मेरे लिए उपयोगी नहीं है तो अनुबंधन करेगा लेकिन अधिगम नहीं होगा। यानी उपयोगिता का नियम इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि उपयोगिता का नियम और
अनुपयुक्तता का नियम, या प्रयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम। इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, प्रयोग का नियम, प्रयोग का नियम, या फिर इसको लिखा मिल सकता है अनुप्रयोग का नियम, अनुप्रयोग का नियम, अनुप्रयोग का नियम। यानी कि जीवन में प्रयोग होने वाली चीज़ है, जीवन में उपयोग होने वाली चीज़ है तो अधिगम होगा। नहीं आप जिंदगी भर प्रेयर में खड़े रहते रहो, आपको प्रेयर याद कभी होगी नहीं। तो ये थॉर्नडाइक का मुख्य नियम कौन सा वाला हो गया, अभ्यास का नियम। दूसरा हम देखते हैं प्रभाव का नियम। दूसरा देखते हैं प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। ये प्रभाव का नियम, दूसरा नियम थॉर्नडाइक का क्या कहता है, इस प्रभाव के नियम में इसको और किस किस नाम से जानते हैं, परिणाम का नियम, प्रभाव का नियम, या फिर क्या बोलें परिणाम का नियम, परिणाम का नियम, और किस नाम से जानते हैं, हाँ संतोष असंतोष, संतोष असंतोष का नियम, संतोष और असंतोष का नियम, असंतोष का नियम। ये किस नियम को कहा जाता है, प्रभाव के नियम को ही कहा जाता है। और इसमें ये क्या बता रहे हैं कि जो अनुक्रिया करता है वो जिस उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया कर रहा है, जिस उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया कर रहा है और अनुक्रिया करने पर उसे संतोष की प्राप्ति होती है तो अधिगम होगा, अनुबंधन होगा। और अगर अनुक्रिया करने पर उसे असंतोष की प्राप्ति होती है या दंड मिलता है, पुरस्कार नहीं मिलता, इसको पुरस्कार एवं दंड का नियम भी कहते हैं। अगर उसे पुरस्कार मिला तो अनुक्रिया दोबारा से करेगा, फिर से करेगा, अनुबंधन होगा। और अगर उसने जैसे ही अनुक्रिया की उसे दंड मिला, असंतोष मिला, परिणाम अनुकूल नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, पुनः अनुक्रिया नहीं करेगा। और जब अनुक्रिया नहीं करेगा तो अनुबंधन नहीं होगा। और सुनो कैसे, जैसे मान लो शाम को हम लोग घर पे रहते हैं तो अधिकांश घरों में शाम को कुत्ता आता है घूमने, लगभग सबके घर में आता होगा, घर गेट पे आके खड़ा हो जाता होगा और हम लोग क्या करते हैं, उसको रोटी डाल देते हैं। और जो हम रोटी डालते हैं तो हम देखते हैं कि वो आए दिन आपको जब जैसे ही आप घर से निकलोगे तो गेट के आगे बैठा हुआ मिलेगा। तो जो गेट के आगे बैठा हुआ मिल रहा है उससे संतोष की प्राप्ति हो रही है, इसलिए वो बार बार उस क्रिया को कर रहा है। और अगर जैसे पहले दिन आपके गेट पे कुत्ता आए रोटी खाने के लिए और आप लाठी उठाओ, भाई साहब दोबारा दो चार दिन तो आएगा नहीं, और 2-4 दिन बाद अगर आ भी जाए भूल से तो एक बार फिर उठा लो, तो वहाँ पे क्या होगा, अनुबंधन नहीं होगा। और जैसे ही उसे संतोष की प्राप्ति हुई, उसकी भूख शांत हुई, तो वो क्या करेगा, बार बार घर पे आएगा। तो वही है कि जैसे ही अनुक्रिया उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता अनुक्रिया कर रहा है, उससे संतोष, अगर संतोष की प्राप्ति होगी, परिणाम अच्छा मिलेगा या पुरस्कार मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में वो अनुक्रिया को फिर से दोहराएगा। और जब अनुक्रिया को बार बार दोहराएगा तो अनुबंधन क्या होगा, मजबूत होगा। बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब जब संतोष और असंतोष की प्राप्ति वही है कि एक तरफ अनुक्रिया करता आर, दूसरी तरफ स्टिमुलस एस, और यहाँ ये अनुक्रिया कर रहा है। जैसे ही इसने अनुक्रिया की और अनुक्रिया करने पर इसे क्या मिला, संतोष। अगर संतोष की प्राप्ति होगी या इसको पुरस्कार मिल जाए तो ये क्या करेगा, पुनः अनुक्रिया करेगा, पुनः अनुक्रिया करेगा। और जब पुनः अनुक्रिया करेगा तो क्या होगा भाई साहब, यहाँ अनुबंधन होगा। और जब अनुबंधन होगा तो क्या हो जाएगा, अनुबंधन होगा तो क्या होगा, अधिगम होगा। अरे बात समझ में आई, तो क्या होगा, अधुगम होगा। और जैसे ही इसने अनुक्रिया की और ये अनुक्रिया करता है, वैसे ही भाई साहब इसके सिर में डंडा आके पड़े, क्या मिले, असंतोष की प्राप्ति हो। क्या हो, असंतोष की प्राप्ति हो। इसको पुरस्कार की जगह क्या मिल जाए, दंड मिल जाए, तो क्या होगा, जो अनुबंधन है वो अनुबंधन क्या होगा, कमजोर होगा। अनुबंधन कैसा हो जाएगा, कमजोर होगा। और यहाँ पे जो अनुबंधन हो रहा है, ये अनुबंधन कैसा हो जाएगा, यहाँ पे मजबूत हो जाएगा। और अनुबंधन जब मजबूत होगा तो क्या होगा भाई साहब, अधिगम होगा। और जब अनुबंधन कमजोर होगा
तो अधिगम नहीं होने वाला। अरे बात समझ में आई? अब देखो, मैं पुरस्कार की बात कर रहा हूँ, संतोष की बात कर रहा हूँ या दंड की बात कर रहा हूँ। अगर ये पुरस्कार जो हम देते हैं ये मोटिवेशन देता तो है, लेकिन अगर ये पुरस्कार नियमित दे दिया जाए या जो पुरस्कार है इसका अनुचित प्रयोग किया जाए तब ये मोटिवेशन नहीं देगा, अनुबंधन उस स्थिति में नहीं होगा। चाहे तो आप इसको नोट करके लिख लो। यदि पुरस्कार व दंड का अनुचित प्रयोग किया जाए तो क्या होगा भाई साहब? इसमें ये अधिगम को प्रभावहीन बना देगा। प्रयोग किया जाए तो यह अधिगम को प्रभावहीन बना देगा। अरे बात क्लियर हो गई? यानी पुरस्कार और दंड का अगर अनुचित प्रयोग किया जाए तो यह अधिगम को कैसा बना देगा? प्रभावहीन बना देगा। ठीक है। अब देखो, इन्होंने इस प्रभाव के नियम को दो भागों में बांटा, और दो भाग कौन से थे? संतोष का नियम और असंतोष का नियम। संतोष का नियम क्या कहता है कि जैसे ही अनुक्रियाकर्ता ने अनुक्रिया की किसके प्रति? उद्दीपक के प्रति, तो क्या होगा कि अगर उसे संतोष मिला तो अनुबंधन मजबूत होगा, और अनुबंधन मजबूत होगा तो अधिगम होगा। जैसे ही अनुक्रियाकर्ता अनुक्रिया कर रहा है उद्दीपक के प्रति, अगर वैसे ही उसे दंड मिल जाए या असंतोष की प्राप्ति हो या परिणाम बुरा आए तो क्या करेगा? यहाँ पे अनुबंधन कमजोर हो जाएगा और अधिगम नहीं होगा। तीसरा नियम देख लो, अपना थर्ड नियम कौन सा था? तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, ये नियम क्या कहता है? इसे मानसिक तैयारी का नियम भी कहा जाता है। मानसिक तैयारी का नियम, तत्परता का नियम बोल दो, मानसिक तैयारी का नियम बोल दो, या फिर किस किस नाम से जानते हैं? प्रेरणा का नियम भी कह सकते हैं, मोटिवेशन का नियम। क्या कह सकते हैं इसको? प्रेरणा का नियम। अरे बात समझ में आई? तत्परता का नियम बोलो, मानसिक तैयारी का नियम बोलो, या फिर प्रेरणा का नियम बोलो। ये नियम क्या कहता है? जब तक कोई व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा तब तक उसे अनुबंधन या अधिगम नहीं होगा। ये नियम क्या कहता है कि जब तक व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा तब तक अधिगम नहीं होगा। तब तक क्या नहीं होगा? अधिगम नहीं होगा। कौन सा नियम कहता है? तत्परता का नियम। इसमें महत्व किसको दिया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए तत्परता के नियम में किसको महत्व दिया जाता है तो आंसर क्या दोगे? इसमें इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति को महत्व दिया जाता है। इसमें इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति को महत्व दिया जाता है। कल्पना शक्ति को महत्व दिया जाता है। कल्पना शक्ति को महत्व दिया जाता है। अरे बात समझ में आई? पिछले वाले उसमें महत्व किसको दिया गया? पिछले वाले नियम में महत्व किसको दिया गया? बताओ, पिछले वाले नियम में किसको महत्व दिया गया था? अभ्यास के नियम में किसको महत्व दिया गया? दोहराव को, रटने की प्रवृत्ति को,
और इसमें महत्व किसको दिया जा रहा है? इच्छा शक्ति को, कल्पना शक्ति को। ठीक है, इसमें आंतरिक सकारात्मक अभिप्रेरणा को भी महत्व दिया जाता है, आंतरिक सकारात्मक अभिप्रेरणा को भी महत्व दिया जाता है। ठीक, ये थॉर्नडाइक ने यहाँ पे एक कोटेशन दी है, वो कोटेशन किस नियम का पालन करती है उस कोटेशन को लिख दे रहा हूँ। थॉर्नडाइक की कोटेशन है, उस कोटेशन से क्वेश्चन सीटेट में भी पूछा गया है, टेट वगैरह, इनको भी ध्यान रखना कि हाँ 10 आदमी किसी घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन 20 आदमी मिलकर उसे पानी नहीं पिला सकते। 10 आदमी किसी घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन 20 आदमी मिलकर भी, 20 या 30 आदमी या 40 आदमी मिलकर भी उसको पानी नहीं पिला सकते। किस नियम का पालन करता है? तत्परता के नियम का, क्योंकि जो घोड़ा है वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है, उसे पानी पीना ही नहीं है। तुम 10 आदमी हो तो ज़बरदस्ती वह टांग के तालाब तक ले जाओ, उठा के ले जाओ, ले तो जाओगे, लेकिन पानी उसे ज़बरदस्ती आप नहीं पिला सकते जब तक वो मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारे घर वाले तुम्हें यहाँ ज़बरदस्ती पढ़ने को भेज तो सकते हैं, लेकिन तुम तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक खुद मानसिक रूप से तैयार नहीं हो। तुम्हारे दिमाग में रिश्तेदारी है, तुम्हारे दिमाग में मौज मस्ती है, तुम्हारे दिमाग में होली है, नहीं चलेगा काम। घर वाले भेज तो सकते हैं, या मैं आपसे ज़्यादा कहूँ तो आप आ तो सकते हो, लेकिन पढ़ नहीं सकते। कब तक? जब तक आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार नहीं होंगे। बात समझ में आई? लिख दे रहा हूँ। 10 आदमी किसी घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन 20 या 30 आदमी मिलकर भी उसे पानी नहीं पिला सकते। ये किस नियम का पालन करता है? तत्परता के नियम का पालन करता है। अरे बात क्लियर हो गई? किस नियम का पालन करता है? तत्परता के नियम का पालन करता है। अब देखो थॉर्नडाइक के गौड़ नियम देखो। थॉर्नडाइक के गौड़ नियम, कौन से नियम? गौड़ नियम। और गौड़ नियम कितने हैं? सेकेंडरी लॉ कितने हैं? 5। थॉर्नडाइक के गौड़ नियम, सेकेंडरी नियम कितने हैं? प्राइमरी लॉ कितने थे? 3। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। सेकेंडरी लॉ कितने हैं इसके? 5। इसमें कौन कौन से हैं? हाँ, एक ट्रिक लिख दे रहा हूँ, ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना। बहु आशिक के साथ मनोवृत्ति और आत्मा से और आत्मा से साहचर्य करती है। बहु आशिक के साथ मनोवृत्ति और आत्मा से क्या करती है? साहचर्य करती है। अब देखो, बहु से मतलब बहुक्रिया का नियम, बहु से मतलब बहुक्रिया का नियम, बहुक्रिया का नियम। आशिक से मतलब आंशिक क्रिया का नियम, आशिक से मतलब आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। हाँ, मनोवृत्ति का नियम किसका? मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति का नियम। अगला देखें तो आत्मीकरण, आत्मीकरण या फिर आत्मीकरण को क्या बताया अभी?
सादृश्यता का नियम, आत्मीकरण या सादृश्यता का नियम, सादृश्यता का नियम। अगली बात करें तो साहचर्य का नियम। किसका नियम? साहचर्य का नियम। अरे बात क्लियर हो गई? 5 नियम हैं, पांचों एक बार फिर देख लो। पहला अपना बहुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम। चौथा अपना आत्मीकरण या सादृश्यता का नियम। पांचवा अपना साहचर्य का नियम। आसानी से याद हो जाएंगे। बहु आशिक के साथ मनोवृत्ति से साहचर्य करती है। ठीक है, फिर बोल लो। बहु आशिक के साथ मनोवृत्ति से क्या करती है? साहचर्य करती है। तो बहु से बहुक्रिया, आंशिक क्रिया, मनोवृत्ति का नियम, आत्मा का नियम और साहचर्य का नियम, या आत्मीकरण को हम क्या बोल सकते हैं? सादृश्यता का नियम। अब देखो इनको एक एक करके देख लें, या ज़्यादा डिटेल में तो वैसे इनसे पूछा नहीं जाता है। हाँ, बस नियम पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ। देखो बहुक्रिया का नियम क्या है? बहुक्रिया का नियम ये कहता है कि जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो इसके प्रति बहुत सारी क्रियाएं उस समस्या से बाहर निकलने के लिए व्यक्ति करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? बहुक्रिया का नियम। अब आंशिक क्रिया क्या होती है? आंशिक क्रिया का मतलब है कि छोटे छोटे खंडों में बांटकर अनेक क्रियाएं करना। आंशिक क्रिया का मतलब छोटे छोटे खंडों में बांटकर अनेक क्रियाएं करना। छोटे छोटे खंडों में बांटने का मतलब क्या है? छोटे, जैसे अगर आपके पास आपको 10 चैप्टर तैयार करने हैं तो 10 चैप्टर को आप एक बार में तैयार नहीं कर सकते, तो क्या करें? उनको आप 10 भागों में बांट लो या 20 भागों में बांट लो और उनके छोटे छोटे खंड, उनके जो छोटे छोटे खंड आपने किए उनको आप पढ़िए। ठीक, यानी आंशिक भागों में, छोटे छोटे भागों में उस सामग्री को या विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में करने के बाद उसको क्या करना है? पढ़ना है, तब वो चीज़ आसानी से पढ़ी जा सकती है। ये आंशिक क्रिया का नियम है, ये विश्लेषण विधि से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? विश्लेषण विधि से। विश्लेषण विधि से किससे संबंधित है? ये विश्लेषण विधि से। आंशिक क्रिया का नियम किस विधि से संबंधित है? विश्लेषण विधि से। ये आंशिक क्रिया का नियम किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो शिक्षण सूत्र कौन सा बता दोगे? कौन से शिक्षण सूत्र पर आधारित है आंशिक क्रिया का नियम? तो अंश से पूर्ण की ओर, यानी अंश से पूर्ण की ओर। इसका मतलब क्या? जो मैंने अभी बताया कि जो सामग्री है उसको छोटे छोटे अंशों में बांट लो और उसके बाद उसे समग्र रूप से तैयार करो, तो ये किस सूत्र की बात करता है? अंश से पूर्ण की ओर। आंशिक क्रिया का मतलब क्या है? अर्थ क्या है? छोटी छोटी क्रियाएं, यानी छोटी छोटी अनेक क्रियाएं। क्या लिखना है इसको? छोटी छोटी अनेक क्रियाएं। इनको हम क्या कहेंगे? बहुक्रिया का नियम क्या है? इस बहुक्रिया का नियम क्या है? हाँ, कि जो अनुक्रिया करता है वो उद्दीपक के प्रति अनेक क्रियाएं करे। अब यहाँ पे देखो, बहुक्रिया का मतलब अनेक क्रियाएं, यहाँ पे आंशिक क्रिया का मतलब अनेक क्रियाएं यहाँ भी हैं, लेकिन उस विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांटकर, अंशों में बांटकर तब अनेक क्रियाएं करनी है। और यहाँ तुम अगर पूरी विषय वस्तु को एक साथ अनेक क्रियाएं करते रहोगे, याद नहीं होगी। जब विषय वस्तु बड़ी हो तो उसको क्या करें? छोटे छोटे खंडों में बांटें और उसके बाद अनेक क्रियाएं करें। तीसरी बात करें मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का मतलब यह है कि व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना चाहिए। मनोवृत्ति का मतलब मन से, ठीक है। यानी कि मनोवृत्ति का मतलब देखें तो दृष्टिकोण, नज़रिया। उसका नज़रिया अगर पढ़ने का है, दृष्टिकोण अगर पढ़ाई का है तो अधिगम अच्छा होगा, अनुबंधन होगा। और अगर उसका जो दृष्टिकोण है वही ठीक नहीं है तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में अधिगम नहीं होगा। अगर किसी का जो दृष्टिकोण है, नज़रिया है, वो अगर नेगेटिव है तो अधिगम नहीं होगा, और अगर पॉजिटिव है तो अधिगम हो जाएगा।
तीसरे की बात करें, सादृश्यता का नियम, सादृश्यता या आत्मीकरण का नियम। इस सादृश्यता या आत्मीकरण का मतलब क्या है कि अगर हमारे सामने कोई समस्या आई, इस सादृश्यता या आत्मीकरण का मतलब है जिसको हम पहले देख चुके हैं। इस सादृश्यता या आत्मीकरण का मतलब क्या है, जिसको हम लाइफ में पहले कभी देख चुके हों और जो हमने ज़िंदगी में पहले कभी देखा है। अब जो हमारी ज़िंदगी में पहले कभी आया है, अगर वैसी ही समस्या हमारी ज़िंदगी में अगर दोबारा आ जाएगी तो उसके बारे में हमें पहले से कुछ पता होगा। अरे सब कुछ नहीं, थोड़ा बहुत पता होगा, और उस जब पता होगा यानी कि पूर्व अनुभव अगर हमें होगा तो उस चीज़ का अधिगम हम बड़ी आसानी से कर पाएंगे। बात समझ में आई? इसमें क्या, इस नियम में पूर्व अनुभव को महत्व दिया जाता है। इसमें पूर्व अनुभव को महत्व दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। बात समझ में आई? सादृश्यता का मतलब है जो ज़िंदगी में आपकी पहले आ चुका है और अगर वही प्रॉब्लम जो ज़िंदगी में दोबारा आएगी तो उसको आप आसानी से उस समस्या का समाधान कर लेंगे। ठीक है, जो समाधान होगा वो पूर्व अनुभव पर आधारित होगा। साहचर्य का नियम क्या कहता है? साहचर्य का नियम क्या कहता है? साहचर्य का मतलब क्या है इसका जो अर्थ है वो है विषय वस्तु के साथ तालमेल बिठाना। अगर विषय वस्तु के साथ तालमेल बैठ ही नहीं रहा है तो ऐसी स्थिति में अधिगम होगा क्या? नहीं होगा। तो अगर जो विषय वस्तु है उसमें तालमेल बिठाना है और इसमें जो महत्व दिया जाता है, इसमें उद्दीपक और अनुक्रिया को महत्व दिया जाता है। उद्दीपक व अनुक्रिया को महत्व दिया जाता है। उद्दीपक और अनुक्रिया को महत्व दिया जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई? अगर ये बातें क्लियर हो गई हों तो कल हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के सिद्धांत की। और आज हमने क्या पढ़ा? थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। कल हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ेंगे? थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ठीक है, गुड नाइट। सही है।